बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। दो अहम आज की पेशरफ्तें अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हमने बात करनी है। एक तो आइन की मंजूरी के 50 बरस आज हुए 10 अप्रैल को, तो इस सिलसिले में एक कौमी आइनी कन्वेंशन बुलाया गया। अमूमी तौर पर आज दिन भर तासुर ये था कि पार्लिमान का ये खुसूसी इजलास है, लेकिन फिर स्पीकर ने ख़ुद बात करते हुए वाज़ेह किया कि ये कौमी आइनी कन्वेंशन है जिसके लिए तहरीक भी जमा करवाई गई थी पार्लिमान में, इस कन्वेंशन के लिए कि ये जगह इस्तेमाल हमने करनी है। बहरहाल यहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, हुकूमती जानिब से भी कई अहम रहनुमा और बिलखुसूस साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो मुखातिब हुए जिन्हें दावत दी गई थी शिरकत के लिए। बड़ी अहम बातें की हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। बिलावल भुट्टो 10 साल की जो मुबैना साजिश का प्लान था उनके नज़दीक, वो डिस्कस करते रहे और आसिफ अली ज़रदारी साहब अपनी तकरीर में डायलॉग की अहमियत को उजागर करते रहे और साथ उनके साथ जो पेश आए नाइंसाफ़ियों के वाक़यात हैं वो हाईलाइट करते रहे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब भी मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि उनका ख्याल था कि यहाँ सिर्फ आइनी बात होगी, सियासी बात हुई, उससे वो इत्तफ़ाक़ नहीं करते, ये उन्होंने वाज़ेह किया। और साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि शायद दीगर जजेज़ मसरूफियात के बायस आ नहीं सके। उनकी जो शिरकत थी उसको लेकर के हमने देखा कि पीटीआई के जो चाहने वाले हल्के हैं वो सोशल मीडिया पर ख़ासे सवाल उठाते रहे। वो हम शामी साहब के सामने भी उठाएंगे, क्या उन्हें आना चाहिए था या नहीं। और दूसरी जो सबसे अहम डेवलपमेंट आज की है इस सब के बीच, क्योंकि ये कौमी आइनी कन्वेंशन था तो वहाँ नज़रें लगी रहीं, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो खतूत लिखे गए हैं चेयरमैन सेनेट को और स्पीकर कौमी असम्बली को। ये बड़ी अहमियत की हामिल खतूत हैं क्योंकि कल 11 अप्रैल को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा करवानी है उस फैसले की रोशनी में। तो दो ख़त जो लिखे गए इसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन की जो तारीख़ देने का इख्तियार था वो रूपा एक कानून हुआ करता था, उसके तहत इलेक्शन कमीशन के पास ही था। फिर 1985 में ज़िया मार्शल दौर में ये इख्तियार कमीशन से वापस लिया गया। डस्का और दीगर अहम केसेस में इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ख़त्म किया गया। ब्यूरोक्रेसी को पैगाम दिया गया कि बदउनवानी करें तो इलेक्शन कमीशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए जो इख्तियार इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ थे वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म किए गए। ये चीफ इलेक्शन कमीशन अपने ख़त में लिख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अब इसलिए इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 और 58 में तरमीम की तजवीज़ कर रहा है, पेश कर रहा है स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को, और जो 1976 के कानून में दिए गए इख्तियारात थे उन्हें वापस लेने का मुतकाज़ी है अपने इस ख़त के ज़रिए। बड़ी अहमियत की हामिल दो वाक़यात हैं। शामी साहब ये ख़त बाद में कर लें या पहले हम कौमी कन्वेंशन की बात कर लें? अब आप बताइए। कौमी कन्वेंशन वहाँ से बात शुरू कर लें। 10 अप्रैल है आज। आज जो 1973 का दस्तूर था वो कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया था और 12 अप्रैल को सदर मुमलकत जो थे उन्होंने इसकी तौसीक कर दी थी, यानी दस्तखत के ज़रिए। उस वक्त फजल चौधरी जो थे वो सदर मुमलकत थे और उन्हीं के पोते अभी अटॉर्नी जनरल थे ना, शहजाद इलाही जी हाँ, तो उन्होंने तौसीक कर दी और फिर 14 अगस्त को ये दस्तूर जो है वो नाफिज हो गया। 14 अगस्त को? हाँ जी, यानी 10 को पास हुआ, 12 को तौसीक हुई और 14 को नाफिज हुआ। 14 अगस्त को नाफिज कर दिया गया। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस दस्तूर के तहत जो असम्बली की मुद्दत थी वो 1973 से शुरू होना थी। अच्छा। गोया 1978 में नए इंतखाबात होने चाहिए थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1 साल पहले इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया 1977 में और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो अब तारीख का हिस्सा है। सही। अब ये भी बड़ी अहम बात है कि जिस असेंबली को चुना गया था कि वो पाकिस्तान का दस्तूर बनाएगी, उस असेंबली का एक इजलास भी मुनक़िद नहीं हो सका। उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान मुत्तहिद थे। उस असेंबली ने मुत्तहिदा पाकिस्तान का दस्तूर बनाना था, लेकिन एक इजलास भी नहीं हो सका। लेकिन उसका इजलास मुनक़िद नहीं हो सका। शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल याहिया खान, इनके दरमियान जो तनाज़ा हुआ उसके नतीजे में फ़ौजी कार्रवाई हुई। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश में तब्दील हो गया। नतीजतन इंडिया ने उस बगावत का साथ दिया
और बल्कि फ़ौजी तौर पर मदाखलत की, और पाकिस्तान की वो असम्बली जो है दस्तूर बनाने की बजाय दो मुल्क बना गई, दो मुल्क बना गई। और जब नया पाकिस्तान ये फिर बना है, जनरल याहिया खान ने फिर इक़्तिदार मुंतकिल किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने इक़्तिदार संभाला, और फिर ये कौमी असम्बली जो है उसका इजलास हुआ, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर भी बने। और इस असम्बली ने पहले तो एक अबूरी दस्तूर मंजूर किया 1 साल के लिए, उसमें सदारती तर्ज हुकूमत था। उसके बाद 1 साल के अंदर एक 25 रुकनी कमेटी बनी, कौमी असम्बली की तमाम सियासी जमातें जिनकी नुमाइंदगी वहाँ थी उन पर मुश्तमिल थी, और उसने 1 साल के अंदर फिर इस दस्तावेज़ पर इत्तफाक किया और कौमी असम्बली के सामने पेश हुई और वो मंजूर हुई। और आज जी उन रहनुमाओं के बच्चे भी मौजूद थे कौमी असम्बली के इजलास में। मौलाना शाह अहमद नूरानी के बेटे अवैस नूरानी मौजूद थे, खुसूसी तौर पर दावत दी हालांकि वो रुकन नहीं है असम्बली के। और असद महमूद भी थे, वो तो खैर असद रुकन महमूद जो हैं वो पोते थे मौलाना मुफ्ती महमूद के, और फिर प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते थे, सरदार शौकत हयात, मियाँ मुमताज़ मोहम्मद खां दौलताना मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते थे, और इसी तरीक़े से मीर गौस बख्श बजंजो, खान अब्दुल वली खान, और ये सारे पश्तून और बलोच रहनुमा थे। 2 नुक्ते सर वाज़े करने हैं इससे पहले कि आगे हम बढ़ें और तारीख़ में झांकें और मौजूदा सूरत हाल पर हम बात करें। मैंने आमिर सईद अब्बासी साहब को ज़हमत दी और यासिर मलिक साहब को, क्योंकि एतराज़ ये किया जाता रहा कि काजी फ़ायसा साहब आज इस इजलास में ख़ुसूसी तौर पर शरीक हुए, तो क्या बाकी जजेस को भी दावतनामा दिया गया? क्योंकि आज जो उनका क्यूरेटिव रिव्यू वाला मामला था उस पर इन चैम्बर फ़ैसला महफूज कर लिया गया, किसी वक्त वो भी आया चाहता है, तो आमिर उस पर भी हमें रिपोर्ट करेंगे। आमिर, ये दावतनामा जो था इस कौमी आइनी कन्वेंशन का, ये क्या तमाम जज साहिबान को भेजा गया था? देखिए जामी साहब, जो हमने चेक किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसमें ये बताया गया है तराई की तरफ से कि तमाम जजेस साहिबान को दावतनामा भेजा गया था कि वो इस कौमी कन्वेंशन में शिरकत करें और अपना कंट्रीब्यूट करें, और जो गोल्डन जुबली के मौके के ऊपर वो अगर बात भी करना चाहें तो करें, लेकिन इसमें शिरकत जरूर करें। तो ये दावतनामा भेजा गया था तमाम जजेस साहिबान को, लेकिन मसरूफियात की वजह से दीगर जजेस साहिबान ने शिरकत नहीं की। ताहम जस्टिस काजी फ़ायज़ा जरूर पहुंचे और उन्होंने खिताब भी किया। तो इमरान खान साहब को भी इसमें मदऊ किया गया था या पीटीआई के दूसरे रहनुमाओं को? जी देखिए, इस हवाले से जो स्पीकर, ये मैं यासिर से जान लेता हूँ ना, तस्दीक हो सकती है। जी मैंने ये इसीलिए यासिर से भी हमने रब्ता कर रखा है, क्योंकि मैंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट से जो तस्दीक है वो आप कर सकते हैं। और ये क्यूरेटिव रिव्यू पर जो आज फैसला महफूज हुआ वो कब तक आने की तवक्को है? जी आज ही सुनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि 12 बजे समाअत की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चैम्बर में ही, जहां पर अटॉर्नी जनरल खुद पेश हुए चैम्बर में उनके पास, और ये इस्तदा की कि अब जो वफाकी हुकूमत है उसने जो क्यूरेटिव रिव्यू था और साथ में जो 9 सिविल मुतफरिक दरखास्तें थी जस्टिस काजी फ़ायज़ा के खिलाफ जो फाइल की गई थी, वो तमाम वापस लेने का फैसला कर लिया गया है, और अब वफाकी हुकूमत इसकी मजीद पैरवी नहीं करना चाहती, और उनकी ये राय है कि क्यूरेटिव रिव्यू का केस भी ये नहीं बनता था, लिहाजा अब वो ये मुकदमा वापस लेते हैं। इस्तदा की उन्होंने, लेकिन अभी तक हुक्म जारी नहीं किया गया और फैसला महफूज किया गया है, जो आज ही सुनाए जाने का इम्कान है, और कभी इम्कान है कि अब से कुछ देर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फैसला जारी कर देंगे कि जस्टिस काजी फ़ायज़ा के खिलाफ जो साबिक हुकूमत ने रिव्यू फाइल किया था, क्यूरेटिव रिव्यू, और साथ में सिविल और मुतफरिक दरखास्तें भी दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ ये इस्तदा की गई थी कि जो रेफरेंस खत्म किया गया था वो फैसला दुरुस्त नहीं था। उस क्यूरेटिव रिव्यू के खिलाफ भी आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला सुनाया। बहुत शुक्रिया आपका। यासिर, ये शामी साहब ने सवाल जो उठाया है कि तमाम जज साहिबान को दावतनामे दिए गए कौमी कन्वेंशन में आने के लिए, इसी तरह क्या तमाम सियासी जमातों को भी दावतनामे दिए गए? पीटीआई, खान साहब और दीगर को भी दावतनामे दिए गए?
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जामी साहब और शामी साहब। एक तो आज जो कौमी आईनी कन्वेंशन है इसमें तमाम जजेस को जो है वो दावत दी गई थी और इसके साथ साथ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी दावत दी गई थी। और आज जब ये कौमी आईनी कन्वेंशन जब शुरू हुआ तो इसमें उस वक्त जो है वो शोर सा मचा के जब काजी फाइज ईसा जो है वो पार्लियामेंट की जो इमारत है उसके अंदर दाखिल हुए और मीडिया के तमाम नुमाइंदान उनकी जानिब जो है वो गए और उनसे सवालात पूछने शुरू किए। इसी दौरान जो है वो चूंकि स्पीकर की जानिब से ये वाजे नहीं किया गया था कि ये जो दावतनामे हैं क्या अदलिया के जो सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जजेस हैं उनको जारी किए गए हैं या सिर्फ जो काजी फाइज ईसा हैं उनको यहाँ पर एक दावतनामा भेज के तो उनको बुलाया गया है। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने ये वाज़ेह किया कि उन्होंने तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको ये दावतनामे भिजवाए थे कौमी आईनी जो आज जुबली मनाई जा रही है उसके हवाले से। और ये भी बताया गया कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी मदऊ किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने देखा कि वजीर आला सिंध यहाँ पर मौजूद थे और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर मौजूद थे। दीगर तमाम जो मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो आज इस गोल्डन जुबली में शरीक हुए हैं। और काजी फाइज ईसा के जब उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की तो उन्होंने कहा कि तमाम जो यहाँ पर सियासी बातें हुई हैं मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि आइन की पासदारी होनी चाहिए, कानून साजियाँ होनी चाहिए और हमें भी बर वक्त जो हमारा काम है वो हमें बहुत शुक्रिया यासिर, बहुत शुक्रिया। इसके बाद शामी साहब उन्होंने इस गुफ्तगू में अपने बुजुर्गान का किरदार जो था उनकी चची मोहतरमा उनका जिक्र किया। उनकी जो चची थी हाँ जी वो कौमी असम्बली की मेंबर थी, उस पर उनके दस्तखत हैं दस्तूर पर। उनके जो वालिद थे कादी मोहम्मद ईसा वो बलोचिस्तान से मुस्लिम लीग के बहुत बड़े रहनुमा थे। कायद आज़म उनको अपना बेटा कहते थे और उनका पाकिस्तानी सियासत में भी बड़ा किरदार है और बलोचिस्तान में जो तहरीक पाकिस्तान चली उसकी कामयाबी में भी बड़ा किरदार है। तो देखिए आज का एक बहुत बड़ा दिन था। आज कौमी असम्बली ने दस्तूर मंजूर किया था और ये जो आज कन्वेंशन का जो इनकाद किया गया मेरा ख्याल इसके इंतजामात में कुछ ज़्यादा कुछ सलीकामंदी का मुजाहरा होना चाहिए। मसलन ये कि कोशिश की जाती कि तमाम जो लोग हैं उनको अगर आपने कार्ड भेज दिए हैं, किसी को मिले हैं किसी को नहीं मिले हैं, सारी सियासी जमातें उनके रहनुमा हमारे जो यानी कौमी असम्बली के वो मेंबर भी जो इस वक्त तक ना इस्तीफ़ा उनका तस्लीम किया गया है ना उन्होंने यानी ना उनको रुकन माना गया है, वो भी असम्बली से बाहर हैं। इसी तरीके से देखिए दूसरे जज हजरात हैं, अगर सारे जज साहबान को बुलाया गया था, हमारे फौजी अफसरान को जहाँ होना चाहिए था, ये कौमी दिन है ना। और सर देखे ना ये जो आपने सलीके की बात की उसका सबूत एक इस बात से भी है कि स्पीकर जो चेयर कर रहे थे इस कन्वेंशन को उनको बीच जाकर वाज़ेह करना पड़ा कि ये कोई मुश्तरका इजलास नहीं है, ये कौमी आइनी कन्वेंशन है जिसके लिए हमने इस ईवान में तहरीक जमा की थी कि इसको इस कन्वेंशन के लिए यूज़ करेंगे आइन इस ईवान को। और फिर उन्हें यह भी कहना पड़ा कि हमने सबको बुलाया था। और फिर तीसरा नुक्ता भी सर सुन लेना, फिर नशिस्तें भी लहदा करनी चाहिए थी ना, अगर जहाँ पे अदलिया से मुतालिका लोग बैठे हैं उनको लहदा बैठा देते। मगर वो तो देखे ना, क्योंकि फिर जब आपने कन्वेंशन बुलाया है तो वो तो फिर उसमें तमीज़ नहीं हो सकती ना कि सारे मतों किए गए लोग जो हैं वो एक ही कैटेगरी में होंगे ना। लेकिन असल बात यह है कि फिर तकरीरें जो की गई वहाँ ना वो इस कौमी दिन की मुनासबत से होनी चाहिए थी। नहीं उस मुनासबत से तो ये दस्तूर जो है कैसे मंजूर हुआ, क्या इसमें रुकावटें रहीं, फिर कैसे सियासी रहनुमाओं ने नहीं हुआ सही वो जिक्र खैर, लेकिन सर वो ऐसे जैसे आटे में नमक के बराबर। देखें एक फिर उसके बाद वही सियासत, वही उसके ऊपर हरीफों पर हमले, ना सिर्फ सियासत बल्कि जुडिशरी का किरदार जो जिक्र है वो बड़े मखसूस अंदाज में और मुनज़्ज़म अंदाज में देखें। पहली बात तो ये हमारी तारीख का एक बड़ा अजीब बाब है ना कि हमारा दस्तूर जो है वो 2 दफा मुअत्तल हुआ है, एक दफा 1977 में और फिर 1985 में बहाल हुआ और दूसरी दफा 1999 में
99 और फिर वो 2003 में बहाल हुआ। और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने फौजी जो हुक्मरान थे उनको दस्तूर में तरमीम करने का इख्तियार दे दिया। ये तो हमारी तारीख का एक अलमनाक बाब है कि आपने दस्तूर में तरमीम करने का इख्तियार दे दिया और फिर बेशुमार तरामीम की गई, अगरचे बहुत सी उसमें खारिज की जा चुकी है। और दिलचस्प बात ये बताऊं मैं आपको कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाला है तो संभालते ही पहला काम तो ये किया कि जो चीफ जस्टिस थे याकूब अली खान, उनको रुखसत किया उनके ओहदे से, क्योंकि वो एक आईनी तरमीम की वजह से चीफ जस्टिस रह रहे थे। भुट्टो साहब के दौर में ये तरमीम हुई थी कि चीफ जस्टिस का टेन्योर 4 साल होगा, अगर इस दौरान वो रिटायर हो जाए तो भी अपना टेन्योर पूरा करेगा, और अगर रिटायरमेंट उसकी ना हो और उसको 4 साल हो जाए तब भी वो चीफ जस्टिस नहीं रहेगा और सीनियर जज के तौर पर काम करेगा। तो इस तरमीम का ये नतीजा हुआ कि जस्टिस याकूब साहब रिटायर होने के बावजूद रिटायर नहीं हुए, और हमारे चीफ जस्टिस जो थे लाहौर हाई कोर्ट के सरदार मोहम्मद इकबाल, उनके 4 साल पूरे हो गए लेकिन उनकी रिटायरमेंट नहीं हुई। तो उनको कहा गया कि अब आप सीनियर जज के तौर पर काम करें। उनकी फरागत के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सही। उन्होंने कहा मैं चीफ जस्टिस रहने के बाद हाँ, मुनासिब नहीं समझता कि मैं सीनियर जज के तौर पर काम करूं। तो मार्शल ने आते ही पहला काम यह किया कि वो आईनी तरमीम मनसूख कर दी और चीफ जस्टिस फारिग कर दी, और चीफ जस्टिस जो थे याकूब अली खान वो फारिग हो गए, उनकी जगह जस्टिस अनवारुल्लाह चीफ जस्टिस बने। अब ये जो था उस वक्त मार्शल को कोई इख्तियार दिया नहीं गया था किसी कोर्ट की तरफ से। उन्होंने आज खुद ये नोटिस लिया, आज खुद ही ताकत तफवीज कर ली खुद को। और जब फिर नुसरत भुट्टो केस पेश हुआ, आइन का चीफ क्या जस्टिस थे अनवारुल हक, तो उस वक्त फिर उनकी तकर्री क्योंकि आइन की एक तरमीम ख़त्म करने से हुई थी, या यह कहें तरमीम करने से हुई थी, इसलिए उन्होंने फिर दस्तूर में तरमीम का ये तो तारीख बाब है ना सर, फौजी कौंसिल को दे दिया। अंदाजा करें ना क्या हमारी तारीख का एक घनौना बाब है। हाँ, तो जो आपने जिस वजह से किस्सा सुनाया जहाँ से बात शुरू हुई थी, तो उसका खुलासा यही है शामी साहब कि इन रहनुमाओं ने आज इसकी तारीख और इसके साथ पेश आए तारीख वाक़यात का उस तरह से जिक्र नहीं किया जो करना चाहिए था, बल्कि आप बीतियाँ सुनाई हैं और जुडिशरी के ऊपर बड़े मखसूस अंदाज में तनकीद की है। देखिए ना आप, लेकिन इसके साथ साथ जरदारी साहब ने बड़े कीमती, इंतहाई कीमती मशवरे भी दिए हैं, वो मैं सुनाता भी हूँ आपको। देखिए कि जी पहले शाम साहब की बात सुन लेते हैं। पहली बात ये है ना कि ये भी एक वाकया है कि जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी जो चीफ जस्टिस थे और उनके रफ़ाका सीनियर तरीन जज वो खड़े हो गए परवेज मुशर्रफ के मार्शल के खिलाफ। जी जी, पीसीओ लाके उनको रुखसत कर दिया गया, और नई सुप्रीम कोर्ट वजूद में आई, पीसीओ ज़दा। तो अब बात यह है कि उस जो जज खड़े हुए उस वक्त कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, वो घरों को चले गए। तो हमारी जो तारीख है उसका हमें जिक्र करना चाहिए, उससे सबक हासिल करने के लिए, जी हाँ, ताने देने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट जो है, देखें पार्लियामेंट में भी जो फौजी आमरों की गई तरामीम थी उन पे मोहर तौसीक सब्त की है। जी 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 जी, उनको जवाज दिया है जी, ये पार्लियामेंट ने भी किया है। बिल्कुल किया है। तो इसलिए पार्लियामेंट को भी उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, उनको भी अपने आप को अकाउंटेबल करना चाहिए। देखिए सर, आज दो तकरीरें बड़ी अहमियत की हामिल थी। एक तो पहले देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो क्या कह रहे हैं। बिलावल साहब ये कहते हैं कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब करवाई तो उसके बाद हमारा ख्याल था कि शायद अब हम मुल्क को संभाल सकेंगे और दुरुस्त समत पे से गामजन कर सकेंगे, लेकिन जो 10 साला मुबैना प्लान था, जो साजिश थी, वो जारी व सारी रही, जारी व सारी है। इस वजह से हमें मसाइल का सामना है। इस बीच जरदारी साहब ने अलबत्ता बड़े कीमती मशवरे दिए हैं हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी। वो मशवरे के हैं, उन पर हम बात करते हैं, शामी साहब की राय भी जानते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन। जहां कई गिले शिकवे भी किए गए, साजिशों का जिक्र किया गया, इदारों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया गया मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से, वहाँ जरदारी साहब ने इंतहाई कीमती मशवरे भी दिए, ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को बल्कि PTI को, इमरान खान को, अपोजिशन को भी दिया। ये बड़ा अहम उनका स्टेटमेंट है शामी साहब। एक आपको याद होगा हमने प्रोग्राम किया था काफ़ी हफ्ते पहले जब मुर्तज़ा सोलंकी साहब से हमने बात की थी और इस इम्कान को सामने रखा था कि PTI और पीपल्स पार्टी के बीच भी संबंध हो सकती है, बातचीत हो सकती है, राह निकल सकती है। तो जहां आज वो कीमती मशवरे दे रहे हैं वहाँ उन्होंने एक जुमला बोला है कि इन्हें बात करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के पास आना पड़ेगा और वज़ीर-ए-आज़म को भी इनके साथ बात करने की राह खोलनी पड़ेगी, शराइत के साथ बात। वहाँ एक जुमला है सर उनका कि मेरे पास ना आए, यानी इससे तस्दीक होती है कि दरवाजे खटकाए गए हैं उनके भी। जाहिर है कि वो जब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी जब उन्होंने जरदारी साहब के मुकदमे सिंध मुंतकिल हुए तो उनको एक रिलीफ मिली थी और अपोजिशन जो थी उसको झटका लगा था उस वक्त। पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग हुए थे। ये तो सियासी हिकमत अमली होती है। हुक्मरान अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश करते रहते हैं, अपोजिशन हुक्मरानों के अंदर फूट डालने की कोशिश करती रहती। तो लेकिन असल बात देखिए ये है कि जो मुज़ाकरात की बात की गई है ना, आज ये हम 73 के दस्तूर की बात कर रहे हैं, उसके खालिक जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो फांसी चढ़ गए। ये दस्तूर उनको बचा नहीं सका, इसलिए 11 साल ये दस्तूर मुअत्तल रहा है, इसलिए कि सियासतदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। जा और अब भी ये सूरत है। और अगर ये इसी तरीके से प्यासे रहेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, अनहोनियां फिर हो सकती हैं। इसलिए आज इमरान खान साहब हैं और जो लोग हुकूमत में हैं उनको गौर करना चाहिए। जरदारी साहब को कोई अमली तौर पर भी रास्ता बनाना चाहिए, अमली तौर पर इक़दाम करना चाहिए। उन्होंने किए हैं ना अमली तौर पर ये कि उनको इंगेज भी किया और राह दिखाई है, इनको भी और उनको भी, और वो 1 महीने से ये राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों को। यही नहीं बल्कि अमली तौर पर खान साहब भी जो बयानिया अख्तियार करते हैं कि वो बात नहीं करेंगे, जो डेडलॉक किसी कैफियत का इजहार करते रहे हैं 5-6 दिन पहले तक, वो भी दुरुस्त नहीं है शामी साहब। मेरी ज़ाती खबर है कि 2 इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियात जो कि अब साबका हो चुकी हैं और उनका ताल्लुक ना जुडिशरी से है और ना सियासत से है, किसी और शोबे से है, और वो भी नहीं है जिनको आप सोच रहे हैं जो बड़ी मशहूर रही हैं, उनके ज़रिए रवाबित उनके वहाँ भी थे जहाँ होने चाहिए थे, और वो भी यही कहते रहे कि ये आपको आपस में मिलकर बैठना, वो जरदारी साहब कह रहे हैं। बहरहाल अगली खबर जो बहुत अहम है सर, उसके लिए हमने आज तो उन्होंने जो स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, हाँ जी, जिसमें कौमी असम्बली का इजलास होता कौमी वर्षा, जहाँ के दस्तूर मंजूर हुआ, उसको कौमी वर्षा करार दे दिया है। जी ऐसे ही तो बिल्डिंग को तो कौमी वर्षा करार दिया जाए, हाँ, लेकिन दस्तूर की जो स्पिरिट है उसको भी समझा जाए, वो भी कौमी वर्षा है। अब दस्तूर की स्पिरिट से मुझे याद आया सर कि वो कौमी और सूबाई असम्बली से इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद है जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, वो आज़म मजीद तारड़ साहब मुश्तरका इजलास में पेश कर रहे थे। सदर साहब ने उसे वापस भेज दिया। जी आज वो पेश कर रहे हैं। वो पेश होगा, मंजूर हो गया तो जी सदर साहब के पास फिर वापस चला जाएगा दस्तखत के तो सदर साहब पर बड़े गुस्से का इज़हार हुआ है कि उन्होंने बिल वापस क्यों भेजा। क्यों भेजा? लेकिन मैं समझता हूँ कि सदर साहब ने जो बिल वापस भेजा है वो भी दस्तूर के ताबे भेजा है, उनके पास है, बिल्कुल उनको इख्तियार हासिल है कि वो किसी बिल से मुत्तफिक ना हो तो उसे वापस भेज दें वापस। तो इसमें कोई गैर आईनी बात तो नहीं है। सही, असेंबली मंजूर करके दोबारा भेज दे। बहरहाल ये खेल तो चलता रहेगा। लेकिन आज अहम तरीन डेवलपमेंट जो दूसरी अहम थी वो यही थी कि जो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के नाम और दीगर ज़िम्मेदारान के नाम ख़त लिखे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उस सिलसिले में हमने रब्ता कर रखा है जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब से उनकी राय लेने के लिए, और जनाब वक़ार सैयद साहब जो हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी इलेक्शन कमीशन के मामला को कवर करते हैं। वजह यह बनी सर कि 6 को सफ़ात का ये ख़त है जो बड़ी कंसर्न के साथ लिखा हुआ है सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान के, और ये 2 अहम ख़ात उन्होंने लिखे हैं जो स्पीकर हैं और जो चेयरमैन सेनेट है उनके नाम। इसमें वो ये कहते हैं कि जो 57 और 58 है इलेक्शन एक्ट की तरमीम, जो एक्ट है उसमें तरमीम की जाए, और 76 में जो इख्तियारात थे ECB के पास उसे वापस किए जाएँ। वकार इसका खुलासा क्या है? नहीं वो तो देखे ना कि अदलिया जो है जब ये इलेक्शन कमीशन ने डस्का में जो धांधली करने वाले अफसर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, फिर क्या हुआ? तो अदालत से उनको ये इसी का जिक्र किया उन्होंने, रिलीफ मिल गया। इसका उन्होंने बरमला जिक्र किया इन वाकयात का कि ब्यूरोक्रेसी फिर काम ही क्या करेगी जब हमारी अगर इलेक्शन कमीशन का तहक्कुम नहीं होगा तो फिर वो अपना
यानी आज़ादाना इंतखाबात कैसे करा सकेगा? वकार क्या खुलासा है, किस इंटेंशन के साथ लिखा है, क्या चाहता है इलेक्शन कमीशन? इससे तासुर जी जी बिल्कुल, ये अगर जो मुरासला लिखा गया है ये दो हिस्सों में बेसिकली जो है वो डिवाइडेड है। एक तो ये है कि जो पहला हिस्सा है उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो वाकयात लिखे गए, जैसे कि आपने डिस्कस किया कि जो डस्का वाकया है कि उसमें जिम्मेदारान का तायन किया गया, लेकिन अदालतों ने उस पर किसी को स्टे दे दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का जी बिल्कुल। इसके साथ एक और बात जो डिस्कस की गई है वो ये डिस्कस की गई है कि जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, जिसमें यानी उनका नाम मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन इमरान खान है, फवाद चौधरी और असद उमर जो है उनको तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चल रही है, उसको भी मेंशन किया गया है कि अदालतों ने तो कार्रवाई का इख्तियार दे दिया कि आप कार्रवाई जारी रखें, लेकिन ये इस बात से रोका है कि आप अभी फैसला ना दें, इसका भी शिकवा किया गया। दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन कमीशन तो मफलूज हो गया ना। बिल्कुल जी, हर जगह स्टे, हर जगह हुक्म इम्तनाई। बिल्कुल। दूसरी जो इसके साथ एक और चीज मेंशन की गई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली जो 1976 से पहले के इख्तियारात हैं, यानी बाकायदा तौर पर इस पर लिखा गया है कि उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर के पास इख्तियारात थे और वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन के निकात को मुमकिन बनाता था। ताहम इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको मफलूज कर दिया गया है। इसके बाद जो है वो पूरे मंजरनामे के बाद जो है वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें की जो शिक 57(1) है और 58 जो है उसको जो है वो उसमें तरमीम जो है तजवीज की गई है, जिसमें कहा गया कि जो इलेक्शन यानी आम इंतखाबात की तारीख देने का जो मामला है ये सदर मुमलिकत जो है वो तारीख देता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद होता है कि 54 रोज का एक शेड्यूल होता है मुकम्मल, जिसमें कागजात नामजदगी से लेके इंतखाबी मुहिम और सारे यानी उसमें एक मरहलावार चीजें होती है। उसमें ये तरमीम तजवीज की गई है कि ये जो इख्तियार है ये इलेक्शन कमीशन को दिया जाए। इसके साथ जो वजूह बयान की गई है वो ये बयान की गई है कि इलेक्शन कमीशन ही ये बेहतर तायन कर सकता है कि इंतखाबात के लिए कौन सा माहौल जो है वो साजगार है या नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो आईने पाकिस्तान है वो इस चीज का पाबंद बनाता है कि वो आज़ादाना और साफ और शफाफ जो इलेक्शन है उसका इनेकाद जो है वो यकीनी बनाए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो लेटर में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इन इख्तियारात के ना होने की वजह से वो साफ और शफाफ जो इंतखाबात हैं वो यानी वो नामुमकिन उनको दिखाई दे रहे हैं। वकार एक मुख्तसर बताएं, फिर मैंने अहमद बिलाल महबूब साहब से बात करनी है। ये जिस तरह से केस को कंटेस्ट किया है, जिन मामलात को हाईलाइट किया उन्होंने अपने खत में और तजवीज़ भी की हैं तरामीम, इनका यही बयानिया बजरिया वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही था या तब ये नुक्ते इनके जहन में नहीं थे? इसमें जामी साहब मुख्तसरन दो चीजें बताऊं। एक तो ये कि यानी क्योंकि हम बीट करते हैं, हम इस इदारे को देख रहे हैं अरसे दराज से, तो ये बातें शहर में गर्दिश थी कि जो हुकूमत है वो इस तरह का कोई बिल लाना चाह रही है और बाकायदा तौर पर ये 3 दिनों से इसके बाकायदा तौर पर खबरें भी सामने आई, लेकिन उसको इतनी तकवीत नहीं मिली। दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन ये जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमारी खुद भी मुलाकात हुई थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला आया था, तो उस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो गैर रस्मी गुफ्तगू में यही शिकवा किया गया था। उसके अलावा जो वकला है वो भी यानी जो इनकी जानिब से जो मौक़िफ़ जो पेश किया जाता है, इवन कि हमारी जो दीगर मेंबरान से वक्तन फवक्तन मुलाकातें होती है, उनसे बातचीत होती है, तो उसमें भी वो इस चीज का शिकवा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो कहा तो जाता है कि आप ऐसा करें, लेकिन उनके इख्तियारात जो है उसको महदूद किया गया है और बहुत सारे ऐसे इख्तियारात है। ये तो उन्होंने क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में जो इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमीशन को दिन रात गाली पड़ती है, नहीं पड़ती, तो तौहीन की अपने तौहीन की कार्रवाई करना चाहते हैं, वो अदालतें कहती फैसला नहीं सुना सकते। वो उन्होंने डस्का मिसाल बड़ी उम्दा लिखी। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप इंतखाबी अमल को देखते हैं बड़े करीब से, ये जो ख़त लिखे हैं और तरमीम तजवीज़ करके भी साथ भेज दी है और कहा है कि 76 वाले रोपा वाले इख्तियारात हमें वापस किए जाएँ, हम तो बड़े बाइख्तियार थे लेकिन हमारे इख्तियारात ख़त्म कर दिए। क्या इख्तियारात आइनी कानूनी तौर पर लिखी गई इबारत में भी ख़त्म हुए या फैसलों के ज़रिए ख़त्म किए गए हैं, और क्या इनकी इस ख़त से इनको इख्तियारात मिल जाएंगे? ये तो उन्होंने दरख्वास्त की है पार्लियामेंट से स्पीकर साहब के और चेयरमैन सेनेट के तवसुत से कि आप मेहरबानी करके इस तरमीम को मंजूर करवाने में अपना किरदार अदा करें, वरना ये तो अभी बहुत मंजिल दूर है। लेकिन मुझे जिस चीज ने बहुत हैरान किया है कि वो अगरचे बहुत से अहम तरीन निकात
उन्होंने अपने उठाए हैं ये 5 सफ़े के खत में। लेकिन आखिर में जब उन्होंने जो मुतालबा किया है वो तो बहुत छोटी सी चीज का किया है। हालांकि इसके अंदर उन्होंने जुडिशरी के साथ जो ओवर बेयरिंग एटीट्यूड है उसके बारे में भी जिक्र किया है और बिल्कुल दुरुस्त किया है, और डस्का का जिक्र किया है उन्होंने, तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामलों का जिक्र किया है। तो उसकी रेमेडी तो उन्होंने कोई सजेस्ट नहीं की। उन्होंने फिर ये DROs और ROs की तकर्री की भी बात की है। तो उनकी तकर्री के बाद तो ये और भी बड़ा मसला हो जाएगा कि वो इलेक्शन कमीशन की बात क्यों सुनेंगे, जबकि उन्हें यकीन है कि उनकी जान बाद में छूट जाएगी, कोई भी अदालत के जरिए वो अपनी रास्ता अलग कर लेंगे। तो उसका भी कोई रेमेडी तो इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने तो रेमेडी सिर्फ इलेक्शन के डेट के बारे में तजवीज की है, वो बहुत छोटी सी चीज है कि वो इलेक्शन कमीशन तयन करे। मैं समझता हूँ कि सेक्शन 57, 58 में ये तरमीम हो भी जाए जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने मुतालबा किया है या तजवीज किया है, तो फिर भी आइन के अंदर भी तो कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जब तक वो आर्टिकल 48(5) और आर्टिकल 1053 जिसमें गवर्नर और सदर को इख्तियार दिया गया है कि अगर वो डिसॉल्व करे असम्बली को तो फिर वो डेट दे, वो तो फिर भी बाकी रहेगा जब तक आइन में तरमीम ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये शिकायत तो उनकी वजह है, लेकिन जो उन्होंने इसका जो हल तजवीज किया है वो काफी नहीं, वो बड़ा हल्का है, बहुत हल्का है। उसके मुकाबले में जो जहर है उसके मुकाबले में तिर्याक बहुत डाइल्यूटेड है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो जंपर है जितनी जोर से, जितनी तेज रफ्तारी से दौड़ के आया उसके मुकाबले में जंप इंतहाई छोटा लगा एंड पे। जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं जामी साहब। लेकिन ये मैं सारा कुछ पढ़ता गया, मैं बहुत दिलचस्पी से देख रहा था कि आखिर में सजेस्ट क्या होता है। देखिए सजेस्ट तो सिर्फ डेट के बारे में, और वो भी पूरा इख्तियार नहीं बल्कि क्योंकि आधा इख्तियार है, क्योंकि बाकी तो आइन के अंदर लिखा हुआ है। वो जब तक तब्दील नहीं होगा उसकी तो नौबत उस वक्त आएगी जब नहीं। असल में जब तक अदालतें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को काम नहीं करने देंगी, और ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक सियासतदान जो हैं पार्लियामेंट असर्टिव नहीं होगी। सियासतदान एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर एक दूसरे के कपड़े ही आपने फाड़ने हैं और एक दूसरे को नोचना है तो फिर कैसे ये अदारे भी सारे जो हैं ये अपना किरदार नहीं अदा कर सकेंगे। ये वावेला करते रहेंगे या इनकी वजह से लोग वावेला करते रहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त शाबी साहब, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं लगाती किसी इलेक्शन के मामले को जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए, हत्ता के रिजल्ट अनाउंस हो जाए। लेकिन यहाँ पे आलम यह है कि कदम कदम के ऊपर अदालत इस मामले का कभी सो मोटो नोटिस लेती है, कभी कोई पिटीशन सुन लेती है और जिच हो जाता है इलेक्शन कमीशन। मैं हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त तक अपने पांव पर खड़ा कैसे है। अदालतों ने उसके साथ वो किया है जिससे इनकी वाकई अंडरमाइन होगी अथॉरिटी टोटली। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब कल वाला दिन बड़ा दिलचस्प होगा, मजीद बात कल करेंगे। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, ये इलेक्शन अखराजात से मुतालिक जो मनी बिल 2023 वो भी पेश हुआ है, और वफाकी काबीना ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फ़ंड्स का मामला पार्लिमान में भेजने का फ़ैसला किया है। वज़ारत ख़ारजा की समरी अब पार्लिमान में पेश होगी। उसमें वो मुतालबा कर रही है हुकूमत जो है, बल्कि तकादा कर रही है पार्लियामेंट से कि वो उसको इख्तियार दे ताकि वो पैसे मंजूर कर सकें। यानी ये मसाइल नजरी में उलझ गया है खतीब। आज 10 तारीख है, पैसे इलेक्शन कमीशन को नहीं मिलेंगे। हाँ जी। और उसके लिए हुकूमत कहेगी कि हम पार्लियामेंट से कानून मंजूर कराना चाहते हैं, कानून बनेगा, हमारा इख्तियार होगा, फिर हम पैसे दे सकेंगे। ऐसे ही अब वो कानून कब बनेगा ये अब देखना होगा। कल का दिन बड़ा अहम है सर, बड़ा पार्लियामेंट उस पर बैठ जाती है। हाँ जी। वो कमेटी को चला जाता है, फिर जू की रफ्तार होगी या च्यूंटी की रफ्तार होगी या खरगोश की रफ्तार होगी या कछुए की रफ्तार होगी उस बिल पे गौर करने की, उसके बाद पता चलेगा। ऐसा ही है। खान साहब ने भी तकरीर की थी, वो जो साजिश का मामला उस पर उन्होंने माफ़ी ज़मीर अपना बयान किया, लेकिन वो कल तक उठा रखते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुलाकात आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।